Good morning, students. I am your English teacher Divya Srivastava, and today in English grammar we are going to start a new fresh chapter. And the today's topic is idioms and proverbs. आज हम idioms और proverbs पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होते हैं और सेंटेंस में हम इन्हें यूज कैसे करते हैं. तो स्टार्ट करेंगे हम idioms से. देखिए idioms को हिंदी में क्या बोलते हैं? idioms में को हम हिंदी में बोलते हैं मुहावरे. ठीक है, हमने हिंदी की बुक्स में पढ़ा होगा, हिंदी व्याकरण की बुक्स में idioms को वहां पे मुहावरे बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में हम idioms बोलते हैं. ठीक है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन. An idiom is a group of words with a meaning of its own that is different from the meaning of each word. It does not have a literal meaning. ये तो हो गई डेफिनेशन. अब इसके बारे में जानते हैं इडियम होता क्या है. इडियम को जैसे मैंने बोला कि मुहावरे होते हैं, तो इडियम अपने आप में एक फ्रेज होते हैं. फ्रेज मतलब क्या होता है? फ्रेज में क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जहाँ पे शब्दों का एक वर्ड्स का एक ग्रुप होता है. ठीक है, लेकिन अगर हम फ्रेजेस की बात करें, जब हम फ्रेज पढ़ते थे तो फ्रेज में दो चीज हमेशा मिसिंग होती है. एक चीज को उसका सब्जेक्ट नहीं होता और उसमें वर्ब नहीं होती फ्रेज में, और उसका लेकिन जो मीनिंग होता है वो लिटरल होता है. ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल आपको बोलूं कि द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, एक जो बिल्ली है वो कुर्सी के नीचे बैठ रही है. अब अंडर द टेबल हमारा यहाँ पे क्या है? फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन जो कि एक मीनिंग तो दे रहा है लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना रहा. अंडर द टेबल, ठीक है, लेकिन ये लिटरल है, जो लिखा है उसी वही मतलब आ रहा है. अंडर टेबल का मतलब क्या है? कि मेज के नीचे. ये हमारा हो गया फ्रेज. लेकिन ईडियम में ऐसा नहीं होता. ईडियम में जो चीज जैसी लिखी है उसका मीनिंग वैसा नहीं होता है. ठीक है, इसका मीनिंग हमेशा इम्प्लाइड मीनिंग होता है. ईडियम में हमेशा इम्प्लाइड मीनिंग होता है. जो वर्ड जैसे लिखे हुए हैं उनका मीनिंग वैसा नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का मुहावरा है. ओके, इडियम इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ फ्रेज. तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक मीनिंग खुद की अपनी एक देते हैं, लेकिन जो मीनिंग वो डिफरेंट होती है. उनके जो शब्द है उनसे वो अलग होती है. हम पढ़ते हैं इडियम्स में कुछ और है, लेकिन उसका जो मतलब होता है वो कुछ और होता है. ठीक है, इट डज नॉट हैव अ लिटरल मीनिंग. लिटरल का मतलब ये होता है शाब्दिक, है ना. कोई भी हमें वर्ड समझना है, कोई सेंटेंस समझना है, तो या तो उसको हम पढ़ के समझेंगे, है ना. तो लिटरल मतलब क्या हो गया? शाब्दिक. जो चीज हम जो वर्ड को जैसे पढ़ रहे हैं इडियम में उसका मतलब वैसा नहीं होता है. एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं. कैट्स एंड डॉग्स कांट बी फ्रेंड्स. अब देखिए, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स मतलब क्या हो गई? बिल्ली, और डॉग मतलब क्या हो गया? कुत्ते. ठीक है, तो जो बिल्ली और कुत्ते हैं ये कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते. बिल्ली और कुत्ते यानी कि कैट्स एंड डॉग्स कांट बी फ्रेंड्स, ये कभी फ्रेंड्स नहीं होते. अब यहाँ पे जो कैट्स और डॉग्स है, यानी इस सेंटेंस में हर एक जो वर्ड है वो अपना एक मीनिंग दे रहा है, उसका एक अपना मतलब है, और ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है. ठीक है, ठीक है, और इसका क्या है? ये लिटरल मीनिंग दे रहा है. जैसे जो हमने पढ़ा है वो वैसा ही मतलब निकल रहा है. कैट्स एंड डॉग्स कांट बी फ्रेंड्स, कुत्ते और बिल्ली दोस्त नहीं हो सकते. यहाँ पे कोई इडियम यूज नहीं हुआ है. मैं आपको सेंटेंस के लिए केवल समझा रही हूँ एग्जाम्पल के लिए. ये सेंटेंस एक लिटरल मीनिंग दे रहा है, शाब्दिक. जो हमने पढ़ा वही मतलब हमें समझ में आ रहा है. अब दूसरा सेंटेंस देखिए. It is raining rats and dogs. It's raining cats and dogs. अब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे. देखिए, cats and dogs यहाँ भी यूज हुआ है, एक सेंटेंस है. ठीक है, जो कि लिटरल मीनिंग दे रहा है. एक cats and dogs यहाँ भी यूज हुआ है. अब अगर आप यहाँ इसकी मीनिंग का मतलब निकालेंगे तो यहाँ जैसे वर्ड है उसका वैसा मीनिंग नहीं है. यहाँ पे कैट और डॉग का मतलब बिल्ली और कुत्ते से नहीं. ठीक है, ये एक तरह का इडियम है. ये एक इडियम है और इसका मतलब होता है हैवी रेन. जब बहुत ही ज्यादा मतलब बारिश होती है, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है, तो हम हैवी रेन जब होती है तो हम क्या बोलते हैं? कैट्स एंड डॉग्स हैवी रेन के लिए यूज करते हैं. तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ही तेज, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कैट्स एंड डॉग्स है ये हमारा क्या है? एक इम्प्लाइड मीनिंग दे रहा है. इम्प्लाइड का मतलब क्या है? कि शब्द कुछ और लिखे, वर्ड कुछ और लिखा है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग डिफरेंट है. यही इडियम में था ना कि उसकी जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है. मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, हर एक एक जो वर्ड है उसकी मीनिंग से इडियम की मीनिंग डिफरेंट होती है. यहाँ पे कैट्स एंड डॉग्स का वही मतलब था, कुत्ते और बिल्ली, क्योंकि यहाँ पे लिटरल मीनिंग दे रहा है. जो वर्ड है वही मतलब है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इम्प्लाइड मीनिंग दे रहा है. जो वर्ड लिखे हुए हैं कैट्स एंड डॉग्स वो मीनिंग नहीं है, इसकी दूसरी मीनिंग है. यानी कि यहाँ पे क्या है? इडियम. ओके, क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. डोंट वरी अबाउट व्हाट ही सेड, ही इज पुलिंग योर लेग. चिंता मत करो
उसने क्या कहा, उसने क्या बोला, वो बस तुम्हारी यहाँ पे क्या है, पुलिंग योर लेग। अब आप अगर कहेंगे कि पुलिंग योर लेग का मतलब है कि तुम्हारा पैर खींच रहा है, तो नो, इट्स रॉन्ग। पुलिंग योर लेग का मतलब, क्योंकि ये ईडियम है यानी कि एक इम्प्लाइड मीनिंग दे रहा है, जो वर्ड्स लिखे हैं उसका मतलब वो नहीं। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है, क्योंकि ये ईडियम है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो इन वर्ड से डिफरेंट है। क्लियर? पुलिंग योर लेग का मतलब होता है टू टीज या जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक करना या किसी को चिढ़ाना। ठीक है, तो पुलिंग योर लेग का मतलब है किसी को चिढ़ाना, किसी के साथ मजाक करना। तो सेंटेंस में है डोंट वरी अबाउट व्हाट ही सेड, चिंता मत करो, परेशान मत हो, उसने क्या कहा, वो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है या वो तुमको केवल चिढ़ा रहा है। पुलिंग योर लेग का मतलब ये नहीं कि आप किसी के पैर खींच रहे हो। क्लियर? ये भी यहाँ पे क्या है, पुलिंग योर लेग का मतलब क्या है, इडियम है जो कि एक इम्प्लाइड मीनिंग देता है। ओके, ध्यान रखिएगा, हमेशा इडियम में क्या होता है, इडियम डज नॉट हैव लिटरल मीनिंग, कभी भी इसकी लिटरल मीनिंग नहीं होती। जो लिखा है वो उसका मतलब नहीं होगा। इडियम एक मुहावरा है, तो जो लिखा है उसकी अलग वो डिफरेंट उसका मीनिंग होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल सी प्रोवर्ब्स क्या होते हैं। प्रोवर्ब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं कहावतें या लोकोक्तियां बोलते हैं। ठीक है, जो कि जमाने से हमारे काफी सालों से वो चली आ रही हैं, और हमारी जो जनरेशन है, हमारे पहले की जो जनरेशन है, दादी बाबा लोग की जनरेशन है, वो उन पे बहुत ही ट्रस्ट करते हैं। कहावतों को पूरी तरीके से एक तरह से फैक्ट्स माना जाता है कि ये जनरल फैक्ट्स बनाए गए हैं, ये कहावतें उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ क्लियर देखते हैं इसको। A proverb is a short and popular sentence या well-known sentence that states a general truth and gives a piece of advice. ठीक है, it has a literal or an intended meaning. Proverbs क्या होता है? ये एक short और एक popular या well-known sentence है। ध्यान रखिएगा, idiom क्या है? idiom sentence नहीं होता, it's a group of words, it's a phrase। लेकिन proverbs क्या है? proverbs एक sentence है। सेंटेंस तो इसमें सब्जेक्ट भी होगा एंड इट इज ऑल्सो हैव वर्ब। सेंटेंस में क्या होना जरूरी है? सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना जरूरी है और एक वर्ब। ठीक है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट भी होगा और इसमें हमारा वर्ब भी होगा। तो प्रोवर्ब इज ए शॉर्ट यानी कि छोटे, और एक पॉपुलर बहुत ही फेमस या वेल नोन, जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड है। लाइक हमारे जो पेरेंट्स है या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, वो उन बातों पे बिलीव करते हैं, उन प्रोवर्ब्स को वो जानते हैं और उन पे वो बिलीव करते हैं, उनको वो मतलब एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो पॉपुलर सेंटेंस है दैट स्टेट ए जनरल ट्रूथ, जो कि एक जनरल सच्चाई, एक फैक्ट बताता है, सच्चाई बताता है, और हमें क्या देता है? एक एडवाइस देता है। ठीक है, प्रोवर्ब्स एक सेंटेंस होते हैं, छोटे सेंटेंस होते हैं, जो कि सच्चाई बताते हैं, जो कि जनरल फैक्ट्स के लिए होते हैं, और वो हमें अ पीस ऑफ एडवाइस देते हैं। ओके, एंड इट्स ऑल्सो हैज अ लिटरल एंड इंटेंडेड मीनिंग। मतलब क्या है? जो चीज इंटेंडेड, लिटरल का मैंने आपको क्या मतलब बताया कि शाब्दिक अर्थ, जो वर्ड जैसा लिखा है उसका एज इट इज मतलब होगा। लेकिन ईडियम में ऐसा नहीं था। करेक्ट, ईडियम में लिटरल मीनिंग नहीं होता, इम्प्लाइड मीनिंग होता है, जो लिखा है उसके डिफरेंट मीनिंग होता है। लेकिन प्रोवर्ब्स में जो चीज जैसी लिखी है, जो सेंटेंस जैसा लिखा है इसमें, उसका वही मीनिंग है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। माई मदर एडवाइज मी टू बी केयरफुल about making new friends because all that glitters is not gold। अब यहाँ पे all that glitters is not gold, ये हमारा यहाँ पे क्या है? प्रोवर्ब है। इसका हिंदी में अगर मतलब क्या है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। सोना जानते हैं ना, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड मतलब सोना। ठीक है, तो हर चमकती, हर शाइनिंग चीज गोल्ड नहीं होती। क्या कहने का मतलब है इसका? कि कोई भी चीज हो, कोई इंसान हो या कोई भी चीज हो, उसकी जो अपीयरेंस है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, उसको देख के आप उसका नेचर नहीं जान सकते हो। ठीक है, कोई भी पर्सन है तो उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस मान लीजिए बहुत अच्छी है, तो उस एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के आप उसका नेचर या उसके अंदर की चीजें आप नहीं जान पाओगे। क्लियर? तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अब ये सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है? माई मदर एडवाइज मी टू बी केयरफुल अबाउट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स बिकॉज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मेरी मदर ने मुझे एडवाइस किया है, मुझे सलाह दिया है केयरफुल रहने के लिए। कब केयरफुल रहना है? मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाते हुए या बनाने के बारे में उन्होंने मुझे केयरफुल रहने के बारे में
केयरफुल रहने का मुझे सलाह दी है, क्योंकि बिकॉज हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। यानी कि जो सारे फ्रेंड्स, हम न्यू फ्रेंड्स बनाएंगे तो ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स सब अच्छे ही हों, सारे फ्रेंड्स में हम न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सारे फ्रेंड्स अच्छे ही हो, कुछ खराब भी हो सकते हैं, कुछ रूड हो सकते हैं, हो सकता है किसी का नेचर, किसी का बिहेवियर मे बी रूड या मे बी वर्स, है ना। तो यहाँ पे मदर ने मुझे क्या सलाह दी है, नए दोस्त बनाने के लिए मुझे क्या सलाह दी है, उन्होंने मुझे क्या केयरफुल रहने को कहा है, क्योंकि जितने भी चमकती हुई चीज है वो सोना नहीं है। अब इसका मतलब यहाँ पे यही है कि ये यहाँ पे लिटरल मीनिंग दे रहा है, ध्यान रखिएगा, ऑल द ग्लिटर्स इट्स नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये यहाँ पे लिटरल मीनिंग दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस के साथ यूज हुआ है, और ये क्या है, एक जनरल ट्रूथ है जिसपे लोग बिलीव करते हैं, कहीं ना कहीं एडवाइस देने के लिए यूज हो रहा है। जब हम न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं या हमें बड़े बोलते हैं कि ध्यान रखना सारी चीजें ऐसी नहीं होती जैसी हमें दिखती है, दैट मीन्स कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कहावतें, प्रोवर्ब। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द मैन इज वेल ड्रेस्ड बट एक्चुअली इज अ थीफ, डोंट बिलीव अ बुक बाय इट्स कवर। जो आदमी है वो बहुत ही ज्यादा वेल ड्रेस्ड है, लाइक अ जेंटलमैन, बट एक्चुअली ही इज अ थीफ, लेकिन असल में क्या है, वो एक चोर है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोवर्ब यूज करेंगे, डोंट बिलीव अ बुक बाय इट्स कवर। किसी किताब के ऊपरी पेज को देख के, इसके कवर को देख के हम पूरी बुक को डिसाइड नहीं कर सकते, पूरी बुक पे हम बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। हमने कोई बुक देखी, हमने उसका फ्रंट कवर देखा और हमें वो कवर नहीं अच्छा लगा, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पूरी बुक ये खराब है, इस बुक का सारा कंटेंट या इसकी स्टोरीज बेकार है, उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम केवल फिजिकल अपीयरेंस देख के बिलीव नहीं कर सकते किसी चीज के ऊपर। अ मैन इज अ वेल ड्रेस्ड, वो आदमी बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड था क्योंकि वो उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस थी, लेकिन बट एक्चुअली में क्या था, वो एक चोर था। तो यहाँ कौन सा प्रोवर्ब मैंने यूज किया है, डोंट बिलीव अ बुक बाय इट्स कवर, ओके। ऐसे बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं और ऐसे बहुत सारी इडियम्स हैं जिनको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। तो आपको ये प्रोवर्ब्स और इडियम्स याद करनी होंगी, इनको समझना होगा, अदरवाइज कभी आप कोई पैराग्राफ, कोई स्टोरी पढ़ रहे होंगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि इडियम्स में तो आप कंफ्यूज होने ही वाले। प्रोवर्ब्स फिर भी आपको जनरल ट्रूथ बताता है क्योंकि एक लिटरल मीनिंग देता है, तो आप पढ़ के उस चीज को समझ सकते हैं, बट इडियम्स के लिए तो आपको वो चीजें समझना पड़ेगा क्योंकि वो हमेशा एक इम्प्लाइड मीनिंग देता है, कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं होती। जो चीज लिखी है उसका मतलब वो नहीं होता है, ठीक है। और फ्रेजेस, जैसे मैंने आपसे बताया कि फ्रेजेस है डिफरेंट थिंग, टाइप ऑफ इडियम, मतलब इडियम भी एक तरह का फ्रेज है, लेकिन इडियम में क्या होता है, फ्रेज में क्या है, वो एक लिटरल मीनिंग देता है, ठीक है, इनकम्प्लीट होता है, मतलब एक सेंस देता है बट कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाता, ओके। तो आई होप आपको ये इडियम और प्रोवर्ब्स का चैप्टर समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ए न्यू सेशन, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।